Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. So this is our third lecture on the active and passive voices for first year. And today in this lecture we will learn about the future tense. So keep in mind only two tenses in future, like future indefinite and future perfect tense can be changed into passive voice, and the two tenses future continuous tense and future perfect continuous tense cannot be changed. Apart from future tense, we will also discuss and learn about the passive voice of imperative and who sentences. So let's begin. एक बार फिर हम वही थोड़ा सा गर्दान करेंगे कि एक्टिव जुमलों को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो जो जनरल तीन रूल्स हैं वो इसमें लाजमी अप्लाई होते हैं जो तमाम टेंसेस में होते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, ये कॉमनली मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा याद रखें कि पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इस्तेमाल होता है। और पैसिव वॉइस में बाई का इजाफा होता है, जिस तरह इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। As usual, I'll stress on the thing that you must keep in mind about the pronoun changes, and pronoun changes हमने बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह आए है तो सब्जेक्टिव केस इसका आए है, ऑब्जेक्टिव इसका मी है। तो ये आप जहन में रखिए कि अगर आए को हम सब्जेक्ट में लगाएंगे तो आए होगा, और उसको अगर हम ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे तो मी। इसी तरह वी को अस, ही को हिम, शी को हर, दे को देम, यू को यू। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव जुमला होता है उसमें विल यूज होता है। पहले ये था कि विल शेल दोनों यूज होते थे, लेकिन अब ज्यादातर यही है कि सिर्फ विल यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला जुमला है ही विल ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो इसमें विल आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वही तीन रूल्स के साथ साथ इसमें विल या शेल के बाद बी का इजाफा होता है, बी ई का इजाफा होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस तरह यहाँ पे क्लियर है। मतलब ये कि विल और शेल के बाद बी का इजाफा होगा। ठीक है, तो लेट्स चेंज द फर्स्ट सेंटेंस, ही विल ईट शुगर फ्री ब्रेड। अब इसका पैसिव वॉइस होगा इसी तरह। हम शुगर फ्री ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम उठा के सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे। शुगर फ्री ब्रेड, विल यूज होता है, बी का इजाफा कर दिया, जिस तरह हमने कहा था कि बी का इजाफा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द ईटन बाय हिम। शुगर फ्री ब्रेड विल बी ईटन बाय हिम। दूसरा जुमला है दे विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स। विल आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चॉकलेट बार्स विल बी, अगेन विल के बाद बी का इजाफा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, दे देम हो गया। ही विल टेक टी, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टी इसमें ऑब्जेक्ट है, टी विल बी टेकन बाय हिम। ही सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में ये हिम हो जाएगा। दे विल चेंज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इसमें ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म उठाया हमने, पहले लगा दी। यूनिफॉर्म विल बी चेंज्ड बाय देम। शी विल प्ले पियानो, पियानो इसमें फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, लेके पियानो विल बी प्लेड बाय हर। इसी तरह नेगेटिव में कोई मसला नहीं है, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में विल और शेल के बाद नॉट आता है। जब नॉट आएगा तो वही नॉट को हम उसी तरह विल शेल के बाद ही लगाएंगे। ही विल नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड विल नॉट बी, तो बी इसके बाद आएगा, ईटन बाय हिम। We will not do our homework. Our homework will not be done by us.
इंटरोगेटिव में भी वही जो विल शेल पहले लगेगा, हम पैसिव वॉइस में भी विल को पहले लगाएंगे, विल या शेल को। विल ही ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो इसका पैसिव वॉइस होगा विल शुगर फ्री ब्रेड बी, तो अब बी का इजाफा यहां पे हो जाएगा। विल शुगर फ्री ब्रेड बी ईटन बाय हिम, विल दे डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स, विल चॉकलेट बार्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। नेगेटिव इंटरोगेटिव है विल ही नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, उसी तरह को इसको भी लगा लेंगे, विल शुगर फ्री ब्रेड नॉट बी ईटन बाय हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, डज नॉट हैव पैसिव वॉइस, तो उसको हम छोड़ देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शेल हैव इस्तेमाल होता है। जब किसी जुमले में विल हैव या शेल हैव आ जाए तो उसी तरह, चूंकि इसमें अगेन हैव आ गया तो बीन का इजाफा होगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी BEEN का इजाफा किया था हैज हैव के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है तो उसके साथ भी हम बीन का इजाफा पैसिव वॉइस में करेंगे। वही सिस्टम है, कोई इसमें डिफरेंट चीज नहीं है। पहला जुमला है ही विल हैव ईटन शुगर फ्री ब्रेड, हमें पता चल गया कि विल हैव आया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें बीन का इजाफा लगाएंगे। शुगर फ्री ब्रेड विल हैव बीन ईटन बाय हिम, बीन का इजाफा हो गया। नंबर 2, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। थर्ड है ही विल हैव टेकन टी, तो इसका पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे वही सिस्टम करेंगे, टी विल हैव बीन टेकन बाय हिम। They will have helped the kids will have been helped by them, बस उसी तरह बीन का इजाफा। फिफ्थ जुमला है she will have cleaned her room, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट her room है, her room will have been cleaned by her। इसी तरह नेगेटिव में चूंकि will not have आता है, उसी तरह हम will not have ही लगाएंगे और बीन का इजाफा बाद में करेंगे। पहला जुमला है he will not have been, ये बीन यहां पे नहीं आएगा क्योंकि he will not have eaten sugar free bread, तो इसको हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे। sugar free bread will not have been, आप ध्यान में रखें, will not have been। we will not have done our homework will not have been done by us, उसी तरह बीन का इजाफा। इंटरोगेटिव में will he have eaten sugar free bread, उसी तरह will को हम पहले ही लगा लेंगे, बीन बाद में आएगा। will sugar free bread have been eaten by him, ये ज़हन में रखना है। will we have done our homework, will our homework have been done by us। इसी तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वही सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, बीन का इजाफा ही होगा। जैसे पहले जुमला है will he not have eaten sugar free bread, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है will sugar free bread have not been eaten by him। उम्मीद रखता हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कोई मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैंने कहा था कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा ये मैं इजाफा कर रहा हूं, इंग्लिश में जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स आप ज़हन में रखें कि विल, शिल, मस्ट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये तमाम मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह सिर्फ बी का इजाफा होगा पैसिव वॉइस में, उसी तरह जुमला सिर्फ बी का इजाफा होगा, बी का, ये ज़हन में रखिए। अगर विल है, शेल है, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल वर्ब है तो इसको पैसिव वॉइस में आप जब चेंज करते हैं तो सिर्फ बी का इजाफा करते हैं, बाकी वही सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे यू, आपने देख लिया कि मस्ट आया है, मॉडल वर्ब है, तो इसके में बी का इजाफा होगा। यू मस्ट बी ओबेड, मॉडल वर्ब के बाद ही बी का इजाफा होगा, ओबेड बाय द स्टूडेंट्स। योर स्टाफ should follow all the rules, should आया, should मॉडल वर्ब है, all the rules should be, वही मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है जुमले में उसी के बाद बी का इजाफा होगा, be followed by your staff। we cannot help them,
कैन नॉट हेल्प देम, कैन मॉडल वर्ब है, दे कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय अस, कैन नॉट बी। योर स्टाफ मे नॉट फॉलो ऑल द रूल्स, मे आया है मॉडल वर्ब है, ऑल द रूल्स मे नॉट बी फॉलोड बाय योर स्टाफ। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद बी का इजाफा होगा पैसिव वॉइस में। अब हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिसमें या तो कोई हुक्म हो, जिस तरह ऑर्डर हो, कमांड जिसको हम कहते हैं, कोई रिक्वेस्ट हो या इनविटेशन हो, वार्निंग हो, या आप कोई इंस्ट्रक्शंस देते हो या डायरेक्शन देते हो, तो इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसमें आप जहन में रखिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है, वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि या कोई किसी को कहे कि वॉश द डिनर प्लेट्स, तो वो अपने मुखातिब सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यही कहता है, तो इसमें आपका छुपा हुआ वो एक सब्जेक्ट होता है लेकिन वो नजर नहीं आता। एनीवे, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में लेट का इजाफा होता है, लेट LET लेट, और उसी तरह ऑब्जेक्ट को आगे करके और इसमें फिर बी का इजाफा करते हैं। तो ये जहन में रखें, लेट, फिर वो जिस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको उठा के उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेट्स डू इट। ओपन द डोर हुक्म है, तो मैंने कहा था कि लेट का इजाफा होगा लेट द डोर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको उठा लिया, द डोर, बी का इजाफा हो गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेट द डोर बी ओपन्ड। इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, लर्न द पोम बाय हार्ट, तो इसमें आप एक नसीहत कर रहे हो या किसी को कोई डायरेक्शन दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि तो आपको पता चल गया कि ये, और ये याद रखें कि हमेशा ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है। तो लर्न द पोम बाय हार्ट, लेट द पोम इसमें ऑब्जेक्ट है, बी का इजाफा हो गया, लेट द पोम बी लर्न बाय हार्ट। इसी तरह डू नॉट वाले जुमले भी हैं, डू नॉट शट योर बुक, लेट, इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं, जब नॉट आ जाए तो इसमें दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, लेट्स नॉट, इसमें ये भी कर सकते हैं, लेट नॉट योर बुक बी शट, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेट योर बुक नॉट बी शट। अगर आपने किसी भी तरीके से किया दोनों ठीक है। ईट एन एप्पल अ डे, नसीहत है, आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट इसमें लगेगा और बी, लेट एन एप्पल बी ईटन अ डे, ठीक है। अब अगेन एक दूसरा है, डू नॉट टच इट, लेट इट नॉट, आप इसको लेट नॉट इट भी कर सकते हो, लेकिन ये लोग ज्यादा इसको फोकियत देते हैं, लेट इट नॉट बी टच्ड। हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड, डू इट एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। आई थिंक इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, लेट और बी का इजाफा करना होता है और कोई इसमें इस तरह मुश्किल नहीं है। अब ये जुमले भी अक्सर ज्यादा आते हैं पिछले कई एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के मैं देखता हूं केपी के बोर्ड में कि WH या हु वाले सेंटेंसेस लाजमी होते हैं। तो याद रखें कि एक्टिव जुमला अगर हु होगा तो उसके लिए फिर पैसिव वॉइस में बाय हु को हटा के हुम कर देते हैं और उससे पहले बाय लगा देते हैं। इसके आगे जब हम अभी देखते हैं तो अभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से इसको हम हु प्लेज क्रिकेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जुमला है हु प्लेज क्रिकेट। अब याद रखें, जहन में रखें कि हु वाले जितने जुमले हैं WH वाले वो लाजमी किसी टेंस में होंगे, क्योंकि अब ये जुमला जो है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है। PLAY प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, एस या ES का इजाफा इसमें है, हमें पता चल गया कि ये हु का जुमला है लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपको याद होगा कि हम इज, एम,
اور آر کا اضافہ کرتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو گردان کر لیں. ہو آیا ہے تو بائی ہوم تو لگے گا. یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں بائی ہوم سوالیہ ہے تو سوالیہ میں جو ہیلپنگ ورب ہے از وہ آگے لگے گا کیونکہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس تو از آئے گا. بائی ہوم از کرکٹ پلیڈ. ویری ایزی. اس کو آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. ہاں یاد رکھیں کہ جو ہو والے سینٹینسز ہیں اس میں ہو جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہوم جو ہے یہ اس کا آبجیکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انٹراگیٹو سینٹینس ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ٹینس ہو, پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہو, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو, پرفیکٹ ہو, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو, پاسٹ پرفیکٹ ہو, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہو, فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہو, فیوچر پرفیکٹ ہو, لیکن اس ٹینس میں اگر WHO ہو آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس میں بائی ہوم, کیونکہ ہو از سبجیکٹ اور ہوم اس کا آبجیکٹ ہے. آپ کچھ ایگزامپل ہیں یہاں پہ. ہو لیڈ دا آرمی. ہو بائی ہو والا جملہ ہے, لیڈ دا آرمی. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے, ہو لیڈ دا آرمی, تو اس میں از ایم آر کا اضافہ ہوگا یاد رکھیں, لیکن پہلے بائی ہوم لگائیں گے. بائی ہوم از دا آرمی لیڈ, کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب سیدھا بائی ہوم کے بعد ہی آئے گا, پھر بعد پورا جملہ آئے گا اور کوشچن مارکس میں کریں گے. اب ایک دوسرا جملہ ہے ہو فاؤنڈیڈ دا ہندو کالج. اب دیکھیں فاؤنڈیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. تو اس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے تھرو ہی ہم پیسو وائس میں چینج کریں گے. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں یہ تھا کہ واز ور کا اضافہ ہوتا تھا. اگر آپ کو یاد ہے تو گردان کر لیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پیسو وائس میں واز یا ور کا اضافہ ہوتا ہے. اب ہو کا جملہ ہے تو بائی ہوم لگا دیں گے پہلے. بائی ہوم واز دا ہندو کالج فاؤنڈیڈ. مشکل نہیں ہے. اگین ہو ڈسکورڈ امریکہ. ڈسکورڈ از the second form of the verb without any helping verb, so this is past indefinite tense. past indefinite tense میں was verb آئے گا. was یا were کو ہم پہلے لگائیں گے لیکن by whom کے بعد. by whom was America discovered. who has broken the glass. اب یہ present perfect tense ہے, has آیا ہے اور third form of the verb ہے, تو اس میں لگائیں گے by whom has the glass been broken. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک ندر ایکٹیو جملہ ہے who have not submitted the project yet. اگین پرفیکٹ ٹینس ہے, by whom has the project not been submitted yet. اسی طرح past perfect tense کا جملہ ہے who had performed the character of Macbeth. passive voice میں by whom had the character of Macbeth been performed. دیکھیں been کا اضافہ ہوتا ہے, ہم نے پہلے ہی بتایا ہے, یہ اس کی دوبارہ وہ نہیں کرتے. who is singing a song. present continuous tense ہے لیکن who آیا ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ ing والے جتنے verb ہیں continuous tense ہے یا progressive tenses ہیں, ان میں being کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب who بھی آیا تو by whom پہلے لگائیں گے. by whom is a song being sung. اب past continuous tense کا ہے who were not reading books. by whom were not books being read. who will take picture future indefinite tense ہے لیکن who آیا ہے تو by whom لگائیں گے. by whom will picture be taken. آپ کو پتا ہے کہ will اور shall اور جتنے modal verbs ہیں ان کے ساتھ be کا اضافہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ who والے جملے ہیں تو by whom آئے گا. who will have said it before. future perfect tense ہے, been کا اضافہ ہوگا, by whom لگائیں گے. by whom will have it been said before. اوکے, ویری ایزی. اس دفعہ جو ایگزام ہوئے تھے اس میں ہو والے جملے لازمی آئے تھے, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. مزید ہو والے جملے ہیں, آپ دیکھیں ہو ڈزنٹ پلے چیس, لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں ہو بھی ہے اور یہ نیگیٹو بھی ہے, تو وہی جو ٹینس ہے پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے اسی ٹینس کے حساب سے ہم کریں گے. بائی ہوم از چیس ناٹ پلیڈ. اس کا اضافہ اس میں ہو گیا کیونکہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے اور ناٹ یہاں پہ آئے گا. who didn't play chess past indefinite tense کا نیگیٹو ہے. by whom was chess not played.
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, नेगेटिव है और हु आया है। अच्छा, याद रखें कि अगर हु आए, हुम आ जाए, तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और हु इसका सब्जेक्टिव है। अगर हुम आया है तो फिर आपने उसको पैसिव वॉइस में हु करना है, अगर हु आए तो बाय हुम करना है, तो ये याद रखें। तो हुम विल नॉट दे सेलेक्ट, तो ये हो जाएगा हु विल नॉट बी सेलेक्टेड बाय देम। वेरी सिंपल। हुम हैवंट यू गिवन द पेंसिल्स, हु हो जाएगा, हुम आया तो हु हो जाएगा। हु हैजंट बीन गिवन द पेंसिल्स बाय यू। यहां पे मैंने लिखा है कि whom changes into who, वही लिखा है। whom doesn't he love, तो whom है, who हो जाएगा। who is not loved by him, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो इसका इजाफा हो गया। whom did she choose, who was ये दोनों आएंगे, who was chosen by her और who were chosen by her, दोनों ठीक है। एक्चुअल में अगर whom दोबारा आ गया, whom will not they select, who will not be selected by them। तो ये हमारे जो एक्टिव पैसिव वॉइसेस का कोर्स है तकरीबन वो अभी ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम जो एग्जामिनेशन में बोर्ड के पेपर्स में फर्स्ट ईयर के जितने जुमले आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, वो हम आइंदा लेसन में करेंगे ताकि आप लोगों की कोई गर्दान भी हो जाए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काम हो जाए। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।